हम लोग डेफिनेशन क्लास पे बात कर रहे थे और अवैध यहाँ तक बात हो गई। अब जो बात होनी है न्यायाधीश, इसकी डेफिनेशन की। और न्यायाधीश आपको बड़ा सरल शब्द लगता है, लेकिन पहली लाइन में वो लिखता है कि न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है। यानी कंप्लीट डेफिनेशन वो नहीं है जो आपके दिमागों में है। आप ये मान के चल रहे हैं कि न्यायाधीश का मतलब न्यायाधीश, और न्यायाधीश जिसको डेजिग्नेट किया गया उसे आप न्यायाधीश मानना है। और अगर आप ही के मन की डेफिनेशन ले ली जाए तो मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं बचेंगे, क्योंकि आपके मन में जो डेफिनेशन न्यायाधीश की है वो तो न्यायाधीश की है, और मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी है। मजिस्ट्रेट की हिंदी जो है वो दंडाधिकारी, तो मजिस्ट्रेट न्यायाधीश की परिभाषा में आएगा ही नहीं। इसीलिए अलग से डिफाइन करने की जरूरत है, इसीलिए उसने इंक्लूसिव डेफिनेशन के माध्यम से इसको डिफाइन किया है। उसने कहा न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है एज ए जज। मजिस्ट्रेट को जज के रूप में डेजिग्नेट नहीं किया गया है। तो अगर परिभाषा यहीं खत्म हो जाएगी, आगे परिभाषा बढ़े ही ना, तो न तो जस्टिस इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उन्हें जस्टिस के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, जज के रूप में नहीं, उन्हें तो न्याय ही मान लिया गया है। और उनकी परिभाषा क्या होती है? न्यायमूर्ति। उन्हें क्या बोलते हैं? न्यायमूर्ति। यानी उनकी जगह न्याय ही मूर्तिमान होकर बैठा है, यह कल्पना है। तो न्याय संहिता के प्रयोजन से वे भी जज की स्थिति से बाहर हो जाएंगे, और यद्यपि उनका स्थान जज से अगर जुडिशियल हायरार्की में देखेंगे तो बहुत ऊपर है। आफ्टर दैट वो न्याय संहिता के पॉइंट ऑफ व्यू से जज नहीं बचेंगे, और जो शाब्दिक अर्थान्वयन की जो परंपरा है वो दंड विधि के संबंध में अपनाई जाएगी। इसलिए अगर न्याय संहिता में कहीं पर जज ये शब्द आ जाएगा, न्यायाधीश शब्द आ जाएगा, तो अगर इसको डिफाइन न किया जाए या यहीं पर रोक दिया जाए तो जस्टिस भी इससे बाहर होंगे और मजिस्ट्रेट भी इससे बाहर होंगे। इसीलिए डेफिनेशन को आगे बढ़ाया, और डेफिनेशन को आगे बढ़ा के उन्होंने कहा कि न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत। जज मीन्स अ पर्सन who is officially designated as a judge and includes a person। उसने कहा कि न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत जो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली की जगह ज्यादा बेहतर होता है, अथॉरिटेटिवली शब्द का उपयोग होता है, या तो अंग्रेजी में, और अगर अंग्रेजी में ऑफिशियली शब्द का प्रयोग किया गया तो हिंदी में औपचारिक तौर पर इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन यही प्रारूपण की कमियां हैं जो ध्यान में आनी चाहिए। हमने सेंस निकाल लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अधिनियमन कर रहा है उसे हिंदी पाठ और अंग्रेजी पाठ दोनों का सम्यक ध्यान रखना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग द वर्ड ऑफिशियली, then you must translate that in Hindi as a औपचारिक, ठीक है। and if you are using the word आधिकारिक तौर पर in Hindi, then you must use the word in English as a authoritatively, ठीक है। तो ये होने चाहिए था, लेकिन नहीं है। खैर, आप उसे उसी रूप में लेंगे। कहता है न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित यानी डेजिग्नेट किया गया, यानी जिसकी डेजिग्नेशन न्यायाधीश की है, वो तो इसके अंतर्गत आता ही है, वो तो माना ही जाएगा, क्योंकि वो तो जज के रूप में डेजिग्नेट है। और जज के रूप में जो व्यक्ति डेजिग्नेट होता है सामान्यतः वो सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता है, ठीक है, क्योंकि
जो निचला न्यायालय है दंड विधि से संबंधित, वहां मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी इस शब्द का प्रयोग ऑफिशियली प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके लिए होता है। ये ठीक है कि सेशन में सेशन जज ये जरूर बोला जाता है, लेकिन जहां तक लोअर न्यायालय की, लोअर कोर्ट की व्यवस्था है, वहां तक जज शब्द सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों के साथ ही आता है। वहां मजिस्ट्रेट के साथ ऑफिशियली न्यायाधीश शब्द का प्रयोग होता ही नहीं। और जब हायर जुडिशरी या सुप्रीम जुडिशरी पहुंचते हैं तो वहां तो जस्टिस इस शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए उसने कहा कि न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। यानी न्यायाधीश शब्द के अंतर्गत वे सारे लोग आ जाएंगे का खंड की जो व्याख्या है उसके मुताबिक, जिन्हें कानून ने यह शक्ति दी है कि वे किसी मामले में कोई अंतिम निर्णय पारित करें या कोई ऐसा निर्णय पारित करें जिसके अगेंस्ट अगर अपील न की जाए तो वो अंतिम हो जाए। क्योंकि अगर अपील कर दी गई तो इस न्यायाधीश का जो निर्णय है वो अपीलेट कोर्ट के निर्णय में मर्ज हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि कानून के क्षेत्रों में विलयन का सिद्धांत ये चलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर ये चलता है। और अगर किसी भी न्यायालय के आदेश की अपील हो जाएगी तो अपील न्यायालय जो निर्णय देगा उसमें अवर न्यायालय का निर्णय मर्ज कर जाएगा, और फिर जो शेष बचेगा वो अपील न्यायालय का निर्णय होगा। जब भी उस कंट्रोवर्सी के संबंध में न्यायालयीन मत की जरूरत होगी या न्यायालयीन मत ये प्रदर्शित किया जाएगा तो लोअर कोर्ट का डिसीजन नहीं दिखाया जाएगा बल्कि अपीलेट कोर्ट का डिसीजन दिखाया जाएगा और वही डिसीजन माना जाएगा। वो अपीलेट कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन की पुष्टि करे, उसे खंडित करे, उसे सुधारे, उसमें कोई परिवर्तन करे, जो करे अंतिम रूप से उस विवाद के संबंध में जो मान्य होगा वो अपील न्यायालय का निर्णय होगा। यद्यपि तथ्य के तौर पर लोअर कोर्ट का निर्णय मौजूद होगा, तथ्य के तौर पर मीनिंग दे रहे हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियां जिस चीज का अनुभव कर सकती है उसी को तथ्य कहा जाता है। तो आप न्यायालय के निर्णय को अपनी आंखों से देख सकेंगे, वो आपके सामने मौजूद रहेगा। यानी तथ्य के तौर पर न्यायालय का निर्णय मौजूद होगा। कौन से न्यायालय का? अपर न्यायालय का। तथ्य के तौर पर तो मौजूद होगा, लेकिन कानूनी तौर पर उस निर्णय के बारे में यह माना जाएगा मानो वो निर्णय मौजूद ही नहीं है। क्योंकि उस विवाद में जब भी निर्णय मांगा जाएगा या उस विवाद में जब भी क्या निर्णय हुआ था इसकी जानकारी करने का प्रयत्न होगा तो हमेशा अपील न्यायालय का निर्णय वो प्रस्तुत किया जाएगा। उस मामले में अंतिम निर्णय अपील न्यायालय का होगा। इसलिए डिफेक्टो अपील न्यायालय का निर्णय यह भी मौजूद होगा और डिफेक्टो अपर न्यायालय का निर्णय यह भी मौजूद होगा। लेकिन डी ज्यूरे
न्यायिक दृष्टिकोण से यह माना जाएगा कि मानो लोअर कोर्ट का निर्णय है ही नहीं है और अपील न्यायालय का ही निर्णय बचा है। ठीक है, इसलिए जहां यह लिखा है कि न्यायाधीश शब्द के अंतर्गत वो व्यक्ति भी शामिल है जो किसी मामले में अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, और वो भी शामिल है जिसका निर्णय की यदि अपील न हो तो वो अंतिम हो जाए। यानी अगर कोई मामला है जिसमें कानून अपील का अधिकार दे ही नहीं रहा, क्योंकि हमने आपको कई बार सीआरपीसी जब चल रही थी तो हमने आपसे चर्चा की कि अपील का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। अपील का अधिकार आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपके खिलाफ डिसाइड हो गया इसलिए आपको अपील का अधिकार मिलेगा ही। आपका वाद कारण जिस विधि के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था उस विधि में उस वाद कारण पर न्याय निर्णयन के उपरांत, ठीक है, उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ न्याय निर्णयन हुआ है यदि अपील का अधिकार प्राप्त होगा तभी वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध निर्णय हुआ है अपील कर सकेगा। कोई आवश्यक नहीं है कि आपको किसी विधि में सभी न्याय निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया ही जाए। जब हम लोग रेंट एंड कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे तो वहां धारा 6 आएगी। धारा 6 के अंतर्गत हुए न्याय निर्णयन की कोई अपील प्रोवाइड ही नहीं है, वहां सीधे मना है। कहा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 में कि कोई उस निर्णय की अपील नहीं होगी। हालांकि धारा 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो मुकदमा फाइल किया जाएगा वो जिस न्यायालय में फाइल होगा उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को न्यायाधीश शब्द से डेजिग्नेट करते हैं, इसलिए वो पहले डेफिनेशन है न्यायाधीश की उसी से शासित हो जाएगा। लेकिन मानिए कल कानून में परिवर्तन हो जाए और धारा 6 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत करना यह प्रावधानित कर दिया जाए जहां के पीठासीन अधिकारी को न्यायाधीश कहते ही नहीं। ठीक है, तो वो जो न्याय व्यक्ति होगा उसका निर्णय के विरुद्ध अपील प्रोवाइड ही नहीं है और उसे न्यायाधीश शब्द से डेजिग्नेट करते नहीं। तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश की परिभाषा से बाहर हो जाएगा अगर न्याय संहिता में न लिखा हो कि न्यायाधीश शब्द के अंतर्गत वे व्यक्ति तो आते ही हैं जिन्हें ऑफिशियली जज नाम से डेजिग्नेट किया गया है। वे लोग भी आते हैं जो विधि द्वारा सशक्त किए गए हैं किसी मामले में अंतिम न्याय निर्णयन के लिए। अंतिम न्याय निर्णयन के लिए वो सशक्त है, यद्यपि अपील का अधिकार दिए नहीं। जब अपील का अधिकार नहीं दिया तो अंतिम न्याय निर्णयन करने के लिए वो सशक्त है। जब अनुच्छेद 21 हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आएगा कि कानून केवल अधिनियमित विधि, इनेक्टेड लॉ, इस स्वरूप में नहीं होना चाहिए। कानून सुविधि इस स्वरूप में होना चाहिए। ठीक है, यह अपेक्षा आपसे आम जीवन उसमें भी की जाती है कि आप काम न करें, आप काम को जैसे किया जाता है वैसे करें। ठीक है ना, तो कानून केवल अधिनियमित विधि नहीं होना चाहिए, यानी अधिनियमन की उस प्रक्रिया से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 107 से लेकर ठीक है 111 तक दी गई है
विधायन के संबंध में, क्योंकि 112 से तो वित्तीय मामलों का, ठीक है, वर्णन ये हुआ है। तो जो अधिनियमन की प्रक्रिया है, केवल उसके मुताबिक कोई चीज कानून हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून को जस्ट, फेयर और रीजनेबल ये होना चाहिए। और कानून के जस्ट, फेयर और रीजनेबल होने की जरूरत ये प्रावधानित करती है कि चूंकि आदमी से गलती संभव है, इसलिए जहां पर आप कानून में पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों पर न्याय निर्णय करें, वहां अपील का, कम से कम एक अपील का अधिकार दे ही दें। यह अपेक्षा है, और अपेक्षा पूरी भी हो सकती है और अपेक्षा पूरी नहीं भी हो सकती। आपसे अपेक्षित कि आप ठीक से पढ़ाई करें, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अपेक्षा बाध्यता उत्पन्न नहीं करती, इसलिए विधायिका बाध्य नहीं है आपको अपील का अधिकार देने के लिए। हां, यह ठीक है कि विधायिका सामान्य तौर पर अपील का अधिकार दे ही देती है, लेकिन ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां विधायिका अपील का अधिकार न दे, और ऐसी स्थितियां हैं। हमने उदाहरण दिया, ये सारे धारा 6 का, पुराने रेंट एंड कंट्रोल एक्ट, उसकी धाराएं हमें याद है, ठीक है, वहां भी कुछ सेक्शन थे जिनकी अपील प्रोवाइड नहीं थी, अपील नहीं होती। अब आप एक तो बातों को अजब ढंग से ले लेते हैं, जैसे कहा जाए अपील नहीं हो सकती, तो आप ऐसे ले लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा सिर्फ अपील नहीं हो सकती, हमने आगे कुछ भी नहीं कहा। हमने ये नहीं कहा कि रिवीजन नहीं हो सकता, रिवीजन हो सकता है अगर वो अंतर्वर्ती आदेश नहीं होगा। मामला सिविल प्रकृति का है और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि हुई। हालांकि अभी आपने सीपीसी नहीं पढ़ी है, इसलिए आप ये नहीं जानते कि सीपीसी में जो रिवीजन होगा वो किन ग्राउंड्स पर होगा, क्योंकि जिन भी ग्राउंड्स पर होगा, अगर वो संतुष्ट हो रहे हैं तो रिवीजन नहीं होगा, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने ये भी नहीं कहा कि अगर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो वो नहीं होगी, हमने ये भी नहीं कहा। हमने ये भी नहीं कहा कि अनुच्छेद 132, 133, 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें अपील नहीं हो सकती, ये भी नहीं कहा। हमने सिर्फ इतना कहा है कि विभिन्न अधिनियमों में यह व्यवस्था होती है कि अपील न हो कुछ दशाओं में, और अगर नहीं होती है तो भी वो व्यक्ति विधि द्वारा सशक्त हुआ है अंतिम न्याय निर्णय के लिए, उस मामले में ये माना जाएगा। और इस दृष्टिकोण से वो न्याय संहिता के प्रयोजन से जज इस डेफिनेशन में आएगा, भले ही उसकी पोस्ट को जज शब्द से डेजिग्नेट नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परिभाषा कैसी, इंक्लूसिव। और उसने कहा कि जज शब्द के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आता है जो ऑफिशियली जज के रूप में डेजिग्नेट हुआ, एंड इट इंक्लूड्स एवरी सच पर्सन who is empowered by law to deliver a conclusive judgment। और वो व्यक्ति भी न्यायाधीश की परिभाषा में ही समझा जाएगा जहां उसके निर्णय से अपील हो सकती है, ठीक है, उसके निर्णय से अपील हो सकती है, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि अपील तो कानूनी अधिकार है और कानूनी अधिकार छोड़े जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं छोड़ा जा सकता। ये किसमें डिसाइड हुआ था? बसेसरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। उसमें कहा था कि फंडामेंटल राइट नहीं छोड़ सकते, लेकिन लीगल राइट ये तो आप छोड़ ही सकते। आपको जमानत मांगने का लीगल राइट है, मत मांगिए। आपको अपील करने का लीगल राइट है, मत करिए।
सीपीसी पढ़ेंगे हम लोग, आपको रेस जुडिकेटा इसकी प्ली लेने का हक है, मत लीजिए आपको सेक्शन 10 में, ठीक है, धारा 10 सीपीसी पढ़ेंगे, देखेंगे जब, तो वहां जो दूसरा मुकदमा फाइल हुआ है, ठीक है, वहां 2 मुकदमे फाइल होंगे, धारा 11 रेस जुडिकेटा, वहां भी 2 मुकदमे फाइल होंगे, ठीक है। तो धारा 10 के अंतर्गत जो दूसरा मुकदमा स्थगित करा लेने का आपको हक है, मत कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल राइट आप छोड़ सकते हैं। तो अगर मानिए अपील प्रोवाइड है एक्ट में, लेकिन आपने नहीं की, तो वो निर्णय जो संबंधित प्राधिकारी ने दिया था वो अंतिम हो गया। तो ऐसा व्यक्ति भी जज की डेफिनेशन में आएगा। हां ये ठीक है, अगर अपील हो गई उसके निर्णय से, ठीक है, अपील हो गई उसके निर्णय से, तो जो अपीलेट कोर्ट का जज है वो भी जज की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो है ही है, अगर इसके निर्णय से अपील ना होती तो अंतिम हो जाता, ठीक है, हो गई तो ये तो है ही है जज की डेफिनेशन में। अब जो अपीलेट कोर्ट का जज है वो चूंकि अपील सुनना, इसलिए वो भी इस डेफिनेशन में आ गया, ठीक है, इसलिए इन शब्दों को ऐसे लिखा है। आगे उसने कहा या ऐसा निर्णय है जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, ऐसा देने के लिए विधि द्वारा सशक्त हुआ है, ठीक है। मान लीजिए सेशन जज को तो बहुत सारे मामलों में अधिकारिता है, लेकिन बात को समझने के लिए सिर्फ ऐसे समझिए कि सेशन जज को मानिए केवल 302 हत्या के मामले सुनने का हक होता, या किसी सेशन न्यायाधीश ने हत्या के मामले में जब फांसी दी है, ठीक है, क्या फांसी देते समय सेशन जज इस न्याय संहिता के प्रयोजन से न्यायाधीश डेफिनेशन में आएगा? तो एक तो बात यह है कि उसे न्यायाधीश के तौर पर अभिहित किया गया है ऑफिशियली, इसलिए वो आएगा, एक तो तर्क ये हुआ। लेकिन हम कहें इस तर्क को छोड़कर आप बात करिए कि वो क्या न्यायाधीश की परिभाषा में आएगा, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन में तो वो आता नहीं कि अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त हो। अंतिम निर्णय तो नहीं दे सकता, अंतिम निर्णय तो फांसी आपने दी है ना, तो फांसी आपके निर्णय देने से तो मिल नहीं जाएगी जब तक फांसी का निर्णय उच्च न्यायालय से पुष्ट होकर ना आ जाए। जब हम लोगों ने सेशन न्यायाधीश की दंड की शक्तियां पढ़ी थी तो वहां लिखा कि सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश ये दे सकता है, किंतु यदि वह मृत्युदंड देता है तो उसके निर्णय के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की जरूरत होगी। अन्य कोई भी दंडादेश दे सकता, यानी जुर्माना कितना भी लगा दे, अन्य कोई दंडादेश दे दे, तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि सेशन न्यायाधीश इस मामले में अंतिम निर्णय पारित कर सकता है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम निर्णय तो तब होगा जब उच्च न्यायालय पुष्ट कर दे, और उच्च न्यायालय पुष्ट करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर हम आपसे कहें कि सेशन न्यायाधीश ऑफिशियली डेजिग्नेट है न्यायाधीश के तौर पर, इस तर्क को छोड़कर अन्य कोई तर्क दीजिए और सेशन न्यायाधीश को साबित करिए कि न्याय संहिता के प्रयोजन से वो न्यायाधीश है, तो काखंड में जो लिखी हुई अन्य बातें हैं उनके आधार पर आप सेशन न्यायाधीश को न्यायाधीश प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जो अंतिम बात इस काखंड में लिखी है उसके आधार पर सेशन न्यायाधीश इस मामले में भी न्यायाधीश डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ठीक है। वो ऑफिशियली डेजिग्नेट है, ये तो है ही है, लेकिन ऑफिशियली डेजिग्नेट होने के अलावा
का खंड में जो ये बात लिखी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में ऐसा निर्णय देने के लिए भी विधि द्वारा सशक्त है जो स्वयं में अंतिम नहीं है, लेकिन अगर किसी प्राधिकारी द्वारा बदला ना जाए अर्थात पुष्ट कर दिया जाए तो वो अंतिम हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति भी न्यायाधीश माना जाएगा। तो हमने फांसी के संदर्भ में उदाहरण दिया। मानिए किसी कानून में लिखा है कि अमुक अधिकारी अमुक वस्तु की जो कीमत तय करेगा, ठीक है, वही कीमत मानी जाएगी, लेकिन उसका जो सुपीरियर बॉस है जब पुष्ट कर दे तब, ठीक है ना, तो यह व्यक्ति भी न्यायाधीश के डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में यह भी लिखा हुआ है। आगे खा खंड में कह रहा है जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कारण लिखना पड़ा है, क्योंकि वहां बेंचेस होती हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति निकाय का एक सदस्य है, ठीक है, जो असेंबली ऑफ पर्सन है, उस असेंबली ऑफ पर्सन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति निकाय में शामिल है जिसे कानून ने निर्णय देने के लिए सशक्त किया है, ये सारे लोग न्यायाधीश माने जाएंगे। आगे कहता है, दृष्टांत देखेंगे, कहता किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, इसीलिए उसने मजिस्ट्रेट का उदाहरण दिया, क्योंकि उसे न्यायाधीश शब्द से अभिहित डेजिग्नेट नहीं किया गया है, जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो। न्यायाधीश, क्योंकि अगर अपील होती है, ठीक है, तब भी अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त है, और वो अंतिम निर्णय जो कि अपील न होने की दशा में अंतिम माना जाएगा, क्योंकि अपील हो रही है, इसलिए अपीलेट कोर्ट का निर्णय, अपीलेट कोर्ट का जो जज है वो भी उस डेफिनेशन में आ जाएगा। ये तो है ही है उस डेफिनेशन में, तो उसने मजिस्ट्रेट का दृष्टांत देकर बात को क्लियर किया। आगे कहता है जीवन, बार बार शब्द आएगा, और जीवन ये तो जीव जंतु का भी है, जीवन तो सभी का है, इसलिए यहां ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जीवन से अभिप्रेत क्या है, जीवन से तात्पर्य क्या है। अगर जीव जंतुओं का जीवन वो भी अभिप्रेत है, तब फिर मानव का जीवन या मानव की मृत्यु और जीव जंतु का जीवन और उसकी मृत्यु, इसे एक ही पलड़े पर रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों आपने खुद को पृथ्वी का मालिक समझ रखा है और आपने जीव जंतुओं की मृत्यु को अपनी मृत्यु से बहुत कमतर करके आंका है। हालांकि समय समय पर आपको उसके परिणाम देखने को मिलते हैं, और उसके कारण से आप सारी स्पीसीज के संरक्षण के लिए कानून बनाने पर विवश हुए हैं। आपको पता लग गया है कि हमारी कोई औकात नहीं है अकेले, ठीक है, हमने सारी स्पीसीज नष्ट की तो ऑटोमेटिकली हम भी नष्ट होंगे ही, हमें भी कोई नहीं बचा सकता, और ये पृथ्वी सभी के लिए बनी है। तो अब आपकी कुछ आंखें खुली हैं और आपने जीव संरक्षण से संबंधित कानून बनाने शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी आप जीव जंतुओं के जीवन को अपने जीवन के बराबर महत्व देने को तैयार नहीं है। आपकी श्रेष्ठता का दावा किस आधार पर आधारित है, ये मेरी तो समझ में कभी आया नहीं, क्योंकि अगर आप पशुओं की बोली नहीं समझते तो पशु भी आपकी बोली नहीं समझते। ठीक है, आप कहते हैं
कि उनके पास जबान नहीं, हो सकता वो लोग भी यही कहते हो कि इनके पास जबान नहीं। भाई हो सकता है, जब आप उनकी भाषा जानते ही नहीं और वो आपकी नहीं जानते, तो आपका ये दावा है कि उनके पास जबान नहीं, जबान का मतलब जीव नहीं होता, यहां जुबान का मतलब भाषा है, ठीक है, कि उनके वो बेजुबान हैं, हो सकता वो भी आपके बारे में यही कहते हो, ठीक है। आप कहते हैं कि वो पेड़ों पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, ठीक है, वो हो सकता है ये कहते हो कि ये गुफानुमा मकानों में रहते हैं। कितने मूर्ख कि खुद बनाते हैं, देखो प्रकृति ने बना रखा, ठीक है, और ये मूर्खतापूर्ण श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। भाई बढ़िया गुफा बनी हुई प्रकृति में, और पहले इनके फोर फादर्स रहते भी थे, इनने विकास नहीं किया, तो मूर्खता की ओर बढ़े। हो सकता वो ये कहते हो, खैर वो जो भी है, लेकिन अभी आप तैयार नहीं जीव जंतुओं के जीवन को उस स्तर पर रखने को, तो इसलिए आपने न्याय संहिता में परिभाषित किया, और इसमें आपकी श्रेष्ठता का जो भाव है, आपकी श्रेष्ठता का जो अहंकार है, वो दिखाई देता है। कहता जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर संदर्भ से कुछ अलग प्रतीत हो रहा है, कि वहां जब हम लोग रिष्टि देखेंगे, मिस्टीफ वहां पर जब आएगा, तो जीव जंतुओं को संपत्ति समझ लिया जाएगा, ठीक है ना। और आपकी ये पुरानी बीमारी है कि आप जीव जंतुओं को संपत्ति मानते आए हैं, और सभी संस्कृतियों में माना गया है, किसी एक संस्कृति में नहीं, ठीक है। हमारे यहां कहा गजधन, ठीक है, यानी गोधन। हमारे यहां जो पशु हैं उन्हें संपत्ति माना है, और जो इस्लामिक कल्चर है उसमें भी संपत्ति माना है पशु। आपने पशुओं को कभी जीव जंतुओं की मान्यता ही नहीं दी। ये बीमारी पुरानी है, यहां भी वही स्थिति है कि आपने रिष्टि इस चैप्टर में जीव जंतुओं के जीवन को रखा है, ठीक है। रिष्टि जिसे अंग्रेजी में मिस्चीफ कहेंगे, और मिस्चीफ जो परिभाषित है आईपीसी में पहले धारा 425 में थी, कि जो कोई किसी जंगम संपत्ति में, जंगम है या शायद संपत्ति है, शायद संपत्ति है, संपत्ति होगा, जो कोई किसी संपत्ति में या संपत्ति के संबंध में कुछ ऐसा कर देता है जिससे उस संपत्ति के मूल्य पर या उस संपत्ति की उपयोगिता पर क्षतिकारक प्रभाव कारित होता है, तो आप रिष्टि का अपराध करते हैं। कुछ भी ऐसा करते हैं जो किसी संपत्ति के संबंध में उसकी उपयोगिता उसे खत्म करे, या क्या करे, उस वस्तु के मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव डाले। घर में खाना बना रखा, आपने उसमें मिट्टी तेल डाल दिया, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, अब वो खाने के तौर पर उपयोग नहीं हो सकता, तो आपने क्या किया, रिष्टि का अपराध किया। आपने बहुत सारे अनाज रखे थे, सब एक में मिला दिया, अब आपने अनाज के तौर पर उपयोगिता खत्म कर दी। 10 बोरी आटा रखा तो उसमें 1 बोरी रेता डाल दी, ठीक है, अनाज के तौर पर उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, या उसके मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े। कार खड़ी थी, कुछ नहीं, उस पर प्रकार लिया, उस पर नाम लिख दिया अपना, अब कार जिस कीमत की है उस कीमत पर नहीं बिकेगी, ठीक है, तो मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव आपने डाला है। आपने रिष्टि का अपराध कार्य के संबंध में किया है। और जब वहां आगे देखेंगे तो पहले आते थे 428, 429, वहां होता था जीव जंतु को
लंगड़ा बनाकर, जीव जंतु की मृत्यु कारित करके अगर उसे निरुपयोगी आप बना रहे हो तो आप रिष्टि का अपराधी काम ठीक है कारित कर रहे हो। और रिष्टि परिभाषित के संबंध में, संपत्ति के संबंध में, रिष्टि का अपराध किस संबंध में परिभाषित है? संपत्ति के संबंध में। इसका मतलब क्या हुआ कि जीव जंतु को आप संपत्ति मान रहे हो। इसका अर्थ तो यही निकला। तो ये बात पुरानी है। तो जहां संदर्भ से तत्व प्रतिकूल आशय लेना ही चाहिए, वहां की बात अलग है। अदरवाइज जीवन शब्द से मानव जीवन इसी का संदर्भ लिया जाएगा। अगर कहीं संदर्भ से मानव के अतिरिक्त अन्य किसी का जीवन ये लिया जाना चाहिए तो ले लिया जाएगा, अदरवाइज जीव जंतु से मानव जीवन अभिप्रेत है। आगे कहता है स्थानीय विधि से विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्षेत्रीय अधिकारिता पढ़ी थी 245, और वहां लिखा था कि राज्यों की विधायिका उन सभी विषयों के संदर्भ में जिन विषयों पर विधायन की शक्ति राज्य की विधायिका को 246 के प्रावधानों के मुताबिक प्राप्त है या इस संविधान के किसी भी उपबंध के आधार पर प्राप्त है, तो राज्य की विधायिका अपनी विधायी शक्ति का उपयोग उस विषय पर संपूर्ण राज्य के संबंध में या उस राज्य के किसी भाग के संबंध में कर सकेगी। ठीक है ना। और केंद्रीय विधायिका के लिए लिखा था कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए या भारत के किसी भाग के लिए या भारत के बाहर लागू होने वाली विधि भी केंद्रीय विधायिका बना सकेगी। तो राज्यों की विधायिका हो या केंद्रीय विधायिका हो, वो जिन विषयों पर विधायन करने के लिए धारा 246, 247, 248, 249 से लेकर के और 254 तक जिन विषयों पर जो विधायिका विधायन करने को सशक्त की गई है और जिस ढंग से विधायन करने को सशक्त की गई, क्योंकि राज्य इनकी विधायिका के लिए कुछ मामलों में यह जरूरी किया गया है कि केंद्र की सहमति लेंगे उस विषय पर विधायन करने से पूर्व। तो जिस विषय पर जिस ढंग से विधायन की शक्ति जिस क्षेत्र के लिए जिस विधायिका को प्राप्त है, वो विधायिका उस ढंग से उस क्षेत्र के यानी उस संपूर्ण क्षेत्र के लिए या उस क्षेत्र के किसी भाग के लिए विधायन कर सकती है। और वो विधायिका अगर उस संपूर्ण क्षेत्र के किसी भाग के लिए कोई विधायन करता, ठीक है, कोई विधायन करती है तो उसे स्थानीय विधि, उस विधि को कहा जाएगा, उसे लोकल लॉ कहेंगे। कहता है स्थानीय विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। पुरुष कहता है इससे किसी भी आयु का मानो नर अभिप्रेत है, मानो नर, ठीक है, जानवर नर नहीं है, मानो नर यह अभिप्रेत है। और किसी भी आयु का, सामान्य तौर पर आपकी अवधारणा पुरुष के संबंध में, वयस्क पुरुष इससे संबंधित। सामान्य तौर पर आप बच्चे को पुरुष मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, इसलिए उसने कहा कि पुरुष से किसी भी आयु का मानो नर अभिप्रेत है। मास और वर्ष, जहां कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना चाहिए इतने वर्ष का कारावास, इतने मास का कारावास, ये शब्द आएंगे ना इसमें भी, ठीक है। तो वर्ष मास ये शब्द जहां प्रयोग हुए हैं वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है, ठीक है। अन्यथा मास 30 दिन का, वर्ष 365 सही 1/4 दिन का, 3/4 है शायद, 365 सही 3/4 इतने दिन का माना जाता है। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर
जिस ढंग से वर्ष मास इसको मान रहा है वही उसी ढंग से यहां गणना की जाएगी। जहां भी वर्ष मास शब्द का प्रयोग हुआ है। जंगम संपत्ति कहता है जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हो, ठीक है, के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। फिर उसने जो जंगम संपत्ति की परिभाषा दी फिर नकारात्मक ढंग से दी। उसने ये नहीं बताया कि जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये नहीं बताया, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी इतने वर्णनों की हो सकती है कि उसकी सूची बनाना असंभव है। और जो चीज आज संपत्ति है कल वो संपत्ति नहीं भी हो सकती, क्योंकि संपत्ति इस शब्द की अपनी एक परिभाषा है। यह संपत्ति शब्द का अपना एक मतलब है। कूड़ा और संपत्ति इसके बीच जो भेद है वो सिर्फ इतना ही है कि संपत्ति उपयोगी है और कूड़ा निरुपयोगी है। और अगर कूड़ा भी उपयोगी हो जाए तो कूड़ा भी संपत्ति बन जाएगा, ठीक है। और संपत्ति चूंकि उपयोगी है इसीलिए संपत्ति का मूल्य है, वो मूल्यवान है। और कूड़ा चूंकि अनुपयोगी है इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आज जो कूड़ा है कल वो संपत्ति हो सकती है, और आज जो संपत्ति है कल वो कूड़ा हो सकती है, ठीक है। दोनों बातें संभव है। इसलिए संपत्ति की कोई सकारात्मक परिभाषा संभव नहीं, क्योंकि जो आज कूड़ा है कल संपत्ति हो जाएगी, आज कल जो संपत्ति है आज कूड़ा हो जाएगी। तो इसलिए संपत्ति की कोई सकारात्मक परिभाषा संभव नहीं। आप ये नहीं बता सकते कि ये संपत्ति है, क्योंकि आपने आज जो बताई कल हो सकता संपत्ति बचे ही ना। आज आप कहते हो मोटरसाइकिल संपत्ति है मेरी, कल वो कंडम हो जाएगी, तब आपके लिए वो कूड़ा हो जाएगी। तो आखिर संपत्ति की कोई सकारात्मक परिभाषा ये कैसे दी जाए? आपको नई मोटरसाइकिल संपत्ति है तो नई की डेफिनेशन क्या, कब तक नई है, कितने दिन नई है, कितने दिन बाद वो कूड़ा मानी जाए? अच्छा, कबाड़ी ले गया, उसने उसी संपत्ति यानी उसी मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स अलग कर लिए और उनको बेचना शुरू कर दिया, फिर वो संपत्ति बन गई। इसलिए सकारात्मक डेफिनेशन संभव नहीं, इसलिए उसने नकारात्मक डेफिनेशन दी। उत्तर का जंगम संपत्ति इसमें प्रत्येक वर्णन की भौतिक संपत्ति है, ठीक है, ये आती है। आप मूवेबल प्रॉपर्टी देखें, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth, ठीक है। उसने सीधे कहा जंगम संपत्ति के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। और हमारे हिसाब से, ठीक है, कॉर्पोरल को लोप किया है। कोई हमें याद आ रहा था कि पहले इसमें भौतिक संपत्ति आती है, यह लिखा हुआ था, अब इन्होंने लोप किया है। तो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति लोप इन्होंने इसलिए किया होगा क्योंकि पहले जंगम संपत्ति इलेक्ट्रिसिटी नहीं मानी जा सकती थी, ठीक है, क्योंकि वो भौतिक संपत्ति नहीं है। भौतिक यानी मूर्त यानी कॉर्पोरल वो प्रॉपर्टी कहलाती है जिसका आप अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। पेटेंट है, कॉपीराइट है, जो बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकार हैं,
ठीक है, वे संपत्ति की डेफिनेशन में हैं, लेकिन उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। आप किसी का पेटेंट किसी चीज पर अगर है उसे वायलेट करेंगे तो आप दंड के भागी ये भी होंगे और आप पर जुर्माना ये भी लगेगा। लेकिन हम कहें पेटेंट दिखाओ तो आप पेटेंट दिखा नहीं सकते, और चूंकि पेटेंट के उल्लंघन के कारण आपको प्रतिकर मिलेगा, इसका मतलब पेटेंट आपकी संपत्ति हो गई। लेकिन यह संपत्ति कैसी है? अमूर्त अधिकार के रूप में है। यह मूर्त नहीं है, यह अमूर्त अधिकार के रूप में है। यानी संपत्तियां अमूर्त अधिकार के रूप में भी होती हैं, और यह हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी देखा था। जो स्थावर संपत्ति के संबंध में आपके अधिकार थे, उनको स्थावर संपत्ति ही माना गया, और इसीलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 5 था, जो ट्रांसफर को परिभाषित करता था, वो क्या कहता था कि स्थावर संपत्ति के अंतरण से अभिप्रेत है किसी एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति के संबंध में अपने किसी एक अधिकार का या सारे अधिकारों का हस्तांतरण, इसे संपत्ति का अंतरण कहा जाता है। क्योंकि संपत्ति का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम में जिस प्रकार का बताया गया है वो स्थावर संपत्ति का है, और स्थावर संपत्ति का अंतरण संभव नहीं। हमने ये मकान आपको ट्रांसफर किया तो क्या आप इसे अपनी जेब में रख के अपने घर ले जाएंगे? ये मकान तो यहीं रहेगा, और जब ये मकान यहीं रहेगा तो आपको ट्रांसफर क्या हुआ? ठीक है, आपको जो ट्रांसफर हुआ वो इस मकान के संबंध में मेरे जो हक हैं वो ट्रांसफर हुए। ठीक है ना? तो हकों का ट्रांसफर यह संपत्ति का अंतरण कहलाता है। संपत्ति कभी अंतरित नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए टीपीए में कहता है कि स्थावर संपत्ति पर जो अधिकार हैं उनमें से किसी एक का या सारों का, जितने हैं सबका अंतरण, अब वो भी अंतरण की प्रक्रिया कौन सी होनी चाहिए? हस्तांतरण। ठीक है, अंतरण की प्रक्रिया वसीयती अंतरण की भी होती है, और अंतरण की प्रक्रिया व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार के माध्यम से यह भी संपन्न होती है। लेकिन टीपीए जिस संबंध में लागू है वो हस्तांतरण के संबंध में लागू है, और हस्तांतरण कैसे होता है? संविदा के माध्यम से। इसीलिए टीपीए में सेक्शन 4 है, वो क्या कहता है कि संविदा अधिनियम इसका भाग समझा जाएगा। ठीक है ना? तो टीपीए हस्तांतरण की बात करती है और कहती है स्थावर संपत्ति के संबंध में जो आपके अधिकार हैं वे ही संपत्ति हैं। वास्तव में संपत्ति क्या है? संपत्ति पर अधिकार, संपत्ति पर जो सांपत्तिक अधिकार आपके होते हैं वे ही आपकी संपत्ति होते हैं। संपत्ति आपकी संपत्ति नहीं होती है, और यही वो महीन बातें हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, और जो बिना जुरिस्प्रूडेंस को समझे आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। संपत्ति आपके पास है, क्या है आपके पास? बताइए। आप कहते मेरे पास खेत है, जेब में है आपके, आप पकड़ के हमें दे सकते हैं खेत। आप कहते मेरा है खेत, कहां पर आपका नाम लिखा है दिखाओ। आप तो पहले भी कुछ लोग थे जो कहते थे मेरा है, आपके बाद भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मेरा है। और अगर शायद खेत कुछ सोचने और समझने की शक्ति रखता होगा तो वो हंसता होगा आप पे कि कैसे बेवकूफ हो, तुम तो पहले भी कुछ लोग कह रहे थे मेरा है, तुम्हारे बाद भी कुछ लोग कहेंगे मेरा है, ना उनका था ना तुम्हारा है ना उनका होगा, खेत तो खेती का है। संपत्ति आपके पास है, मीनिंग देयर बाय संपत्ति के संबंध में अधिकार आपके पास है, और अधिकार अमूर्त होते हैं। इससे ज्यादा शुद्ध डेफिनेशन यही है कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है, बस यही लिखा जाए। भौतिक संपत्ति ये अगर आप कह रहे हो तो आपके विजन में अशुद्धि है,
क्योंकि भौतिक संपत्ति आपको दिखती जरूर है, लेकिन जो आपको दिखती है कि आपकी है, उसके संबंध में भी आपके पास अधिकार को छोड़कर कुछ भी नहीं है। अधिकार को छोड़कर आपके पास उस संपत्ति के संबंध में और क्या है? वो संपत्ति तो नहीं है। एकदम सही जो शब्दावली हो सकती है संपत्ति के संबंध में, वो यही हो सकती है। और इसीलिए उसने लिखा कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है, सिवाय, अब दो चीजें उसने अलग कर दी, सिवाय लैंड के। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसने दो शब्द लिखे, इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अर्थ अलग बात होती है और द अर्थ अलग बात होती है। ठीक है, अर्थ भूमि के उस भाग को भी कहा जाता है। लैंड किसे कहते हैं? भूमि की जो ऊपरी सतह है, इसको बोलते हैं। और अर्थ, ये भूमि से जब भूमि की सतह अलग कर ली जाती है, उसे भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप धूल, ठीक है, रेत, मौरंग, बजरी, ये सब बोलते हो, वो अर्थ है अंग्रेजी भाषा में। और द अर्थ, इसका मतलब यह हुआ, ये भूमि के ऊपरी सतह और इसके नीचे जो जुड़ी हुई है, जो अभी अलग नहीं हुई, वो द अर्थ कहलाती है। द विशेषता को डिफाइन करने लगता है। ठीक है, जो आर्टिकल्स का प्रयोग है अंग्रेजी में, ठीक है, द बॉय, इसका मतलब किसी विशेष लड़के को इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है ना, और बॉय मीनिंग देयर बाय कोई भी लड़का। और इसीलिए कहते हैं द सन, ये लिखा जाएगा, क्योंकि दुनिया में सन एक ही है, दूसरा नहीं है। हो सकता हो, लेकिन हमारी जानकारी अब तक इसकी पुष्टि नहीं करती कि है। हम अनुमान करते हैं कि जैसी हमारी आकाशगंगा है, ऐसी अनेकों आकाशगंगाएं हैं, और जैसा हमारा सौरमंडल है, वैसे अनेकों सौरमंडल हैं। ये हमारी, ठीक है, संभावना, आशंका जो आपको है, लेकिन जानकारी नहीं है ऐसी। इसे द सन, द अर्थ, पृथ्वी अभी तक ज्ञात, उसके मुताबिक एक जो ज्ञात ज्ञान है उसके मुताबिक एक ही है। इसे द अर्थ, और अर्थ से जो अलग कर दिया जाता है उसे अर्थ कहेंगे। और द अर्थ ये जंगम संपत्ति नहीं है, अर्थ जंगम संपत्ति है। ठीक है, अर्थ जंगम संपत्ति है। रेत की चोरी संभव है, मिट्टी की चोरी संभव है। देखेंगे हम लोग चोरी की डेफिनेशन में, वो कहेगा भूबद्ध चीज। ठीक है, भूबद्ध चीज, जिस चीज से भूबद्ध की गई है, उस बंधन को हटाते ही भूबद्ध चीज भी चोरी की विषय वस्तु हो जाती है। तो अर्थ, द अर्थ से जिस प्रकार जुड़ी है, उसको फावड़े आदि से जैसे ही आप अलग करते हैं, अर्थ द अर्थ से अलग होकर चोरी की विषय वस्तु हो जाती है। उसने कहा लैंड नहीं है, लैंड एक्सेप्ट द लैंड। लैंड किसे कहेंगे? जब तक ऊपरी सतह है, बात खत्म। लैंड उसे ही कहते हैं, ये लैंड है। ठीक है, जब हम जड़े पढ़ेंगे तो लैंड का भी एक अलग अर्थ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए विधियों में अलग अलग शब्द, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब हम लोग भूमि विधियां, लैंड लॉज पढ़ेंगे, तो वहां लैंड शब्द को प्रयोग, ठीक है, परिभाषित करेगा और कहेगा लैंड इससे अभिप्रेत है ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य है, पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, यह किया जा रहा है, वो लैंड है जड़े के लिए। यूं तो ये भी लैंड है, लेकिन जड़े के लिए ये लैंड नहीं है, क्योंकि हम यहां न्याय संहिता की बात कर रहे हैं।
इसलिए वो जो जड़े की लैंड है वो उसके साथ साथ सारी लैंड ही है, ठीक है, भूमि यानी ऊपरी सतह। लेकिन अर्थ यानी भू, अर्थ की जो हिंदी होगी वो भू होगी, ठीक है ना, वो स्थावर संपत्ति नहीं है, वो जंगम संपत्ति में जाएगी। द अर्थ, ठीक है, अर्थ नहीं, द अर्थ ये जंगम संपत्ति नहीं है, और जब जंगम संपत्ति नहीं है तो स्थावर संपत्ति है। और द अर्थ से जो चीजें स्थायी तौर पर जोड़ दी गई हैं, स्थायी तौर पर, वे भी जंगम संपत्ति नहीं है, और जब जंगम संपत्ति नहीं है तो वे स्थावर हो गई, क्योंकि उसने डेफिनेशन दी कि जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि है और वे चीजें जो भूबद्ध हो, ठीक है ना, यानी द अर्थ से जुड़ी हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हो। कैसे जकड़ी हो? स्थायी रूप से, ठीक है, के सिवाय इन्हें छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बचता है वो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है। और संपत्ति क्या है? अंततः अधिकार है जो आपको संपत्ति के संबंध में हासिल है, ठीक है, अंततः। और बाकी आप जिसे भी संपत्ति मानते हैं वो तो है ही है, लेकिन अधिकार जो लाभ दे रहा है और जिसे संपत्ति माना जाता है वो भी इसमें शामिल है। अगर आप केवल मूर्त संपत्ति कह दें तो अधिकार छूट जाता है, ठीक है, अगर आप कहें मूर्त संपत्ति, कारपोरल प्रॉपर्टी, तो अधिकार छूट जाएगा। फिर आप अर्थान्वयन से अधिकार लाओ तो लाओ, लेकिन अगर मूर्त शब्द हटा दें तो जिसे आप संपत्ति समझते रहे हो, मूर्त संपत्ति के सहित अमूर्त अधिकार भी इसमें आ जाते हैं, यदि वे संपत्ति के रूप में ज्ञात होते, अर्थात यदि वे किसी मूल्य के हैं, यदि वे किसी मूल्य के हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे। इसलिए मूर्त शब्द को हटाना ही श्रेयस्कर था, ठीक था, और इसलिए हटा दिया, ठीक है ना, बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां उसने कहा कि इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ परमानेंटली और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। या ऐसी कोई चीज जो भूमि में स्थायी तौर पर जकड़ी है, उससे कोई चीज जोड़ दी गई, जैसे दीवार स्थायी तौर पर, क्योंकि दीवार हटाने का इरादा नहीं, यद्यपि हटाई जा सकती है, आजकल तो कॉलम पे मकान बन रहा है, ठीक है, जब चाहो हटा दो, लेकिन जब चाहो तब हटा दो। फिलहाल हटाने का कोई इरादा नहीं, अनिश्चित काल तक, निश्चित नहीं कब हटाएंगे, तो स्थायी, और जो जिसका हटना अनिश्चित है उसी को स्थायी कहते हैं। यूं तो दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कहते हैं दुनिया परिवर्तनशील है, तो कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां चीजें स्थायी तौर पर मौजूद, ऐसा हम बोलते हैं तो क्या हम गलत बोलते हैं? नहीं। जब किसी चीज का परिवर्तित होना अनिश्चित काल तक स्थगित है तो स्थायी तौर पर वैसी है यह कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि दीवार का हटना संभव है, हटाई भी जाती है, लेकिन फिलहाल द अर्थ में स्थायी तौर पर गाड़ी गई है न्यूवादी के माध्यम से, और उससे यह दरवाजा जकड़ा हुआ है, इसलिए यह दरवाजा भी जंगम संपत्ति नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जंगम संपत्ति क्या है? जो दार्थ से जकड़ा है या दार्थ में स्थायी तौर पर जो जोड़ा गया है उससे जकड़ा है, ठीक है ना। तो दीवार दार्थ में स्थायी तौर पर जोड़ी गई है और उससे दरवाजा जकड़ा है, इसलिए दरवाजा भी जंगम संपत्ति नहीं है, ठीक है। हाँ, इस दरवाजे को जिससे यह जकड़ा है यानी कब्जा, उसे खोलकर अलग कर दिया जाए तब यह दरवाजा चोरी की विषय वस्तु हो जाएगा,
यानी जंगम संपत्ति बन जाएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है ना। तो चीजों को एकदम क्लियर ये समझना चाहिए। कानून में मजा ही इसी चीज का है। अगर एकदम बात क्लियर नहीं है आपके दिमाग में तो कोई मतलब नहीं कानून का। कि कानून में मजा ही तब है जब एक एक चीज आपको क्लियर दिखाई दे और जो यहां लिखा है वो सामने घटित होता दिखाई दे। और अगर ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, होता तो ऐसा ही है, लेकिन अगर ऐसा आपको दिख नहीं रहा तो आपकी पढ़ाई में कमी है, आपने ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल ठीक वही होता है जो लिखा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आगे कहता है वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो। वचन माने प्रॉमिस, ये भी होता है। ठीक है, और यहां वचन नंबर के तौर पर है, और नंबर माने अंक भी होता है, कितने नंबर आए हैं। ठीक है, और नंबर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ये भी होता है। इसीलिए लिखना पड़ता है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, क्योंकि एक ही शब्द अनेकों अर्थ देता है अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होकर। तो उसने कहा वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो। एक वचन के दो तक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के दो तक शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। पहले कहा था 8 में लिंग 9 में वचन, पहले सेक्शन 9 था, अब सेक्शन 1 सब सेक्शन 22 हो गया। कहता वचन वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। कहता सिंगुलर नंबर में प्लूरल शामिल है और प्लूरल में सिंगुलर शामिल है। यानी कि जो कोई हत्या करेगा, तो अगर 5 लोगों ने मिलकर कर दी तो सिंगुलर में प्लूरल शामिल माना जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि 302 ही इस हत्या को भी शासित करेगी। क्यों? धारा 3 सबसेक्शन 2 कल हम लोगों ने देखा था, उसमें वही बात लिखी जो धारा 7 में लिखी थी। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव इस संहिता में जहां स्पष्ट हुआ वहां सब जगह वही समझेंगे। तो क्या हो गया कि एक व्यक्ति के संबंध में अगर कहा कि कोई हत्या करेगा तो यह दंड पाएगा, तो सारे लोग मिलकर अगर हत्या करेंगे तो भी वही दंड पाएंगे। अगर बहुवचन इसका प्रयोग हो, विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य यदि ऐसा करते, ठीक है, तो प्रत्येक वैसा करता है ये माना जाएगा। सबके संबंध में वो बात कही जा रही, क्योंकि प्लूरल में सिंगुलर शामिल है, सिंगुलर में प्लूरल शामिल है। अब कल बात करेंगे। ठीक है, देखिए